जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हेन एन एंट बाइट्स ए पर्सन विच इरिटेटिंग केमिकल इट्स इंजेक्ट। फॉर्मिक एसिड, ये पूछा जाता है कि चींटियों के अंदर कौन सा एसिड होता है, यानी कि आंट्स के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो वो फॉर्मिक एसिड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। In 8th schedule of the Indian Constitution, how many languages have been officially recognized? जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का 8वां शेड्यूल है उसके अंदर कितनी लैंग्वेजेस को, कितनी भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, तो वे हैं 22। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन से शेड्यूल के अंदर भाषाओं को रिकॉग्नाइज किया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा 8th शेड्यूल। Even though India became independent in 1947, but Daman and Diu remained a European colony till 1961. Which country ruled over it? आपको ये पता होना चाहिए कि भारत जो आज़ाद हुआ था, भारत देश हमारा जो आज़ाद हुआ था, वो आज़ाद हुआ था 1947 में, हम सभी को पता है। लेकिन जो दमन एंड दीव है वो उसके बाद भी यूरोपियन कॉलोनी के अंडर आता था। और दमन और दीव जो आज़ाद हुआ था वो हमने 1961 के अंदर करवाया। तो कौन सी कंट्री रूल कर रही थी तब तक इन पे? तो पुर्तगाल कर रही थी, ठीक है। गोवा में भी सेम केस था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि दमन एंड दीव को आज़ादी कब मिली, तो वो मिलेगी 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो मॉन्ट्रियल में है। और मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में है। विद विच स्पोर्ट इज द डकवर्थ लिविस मेथड, ये एक मेथड का नाम है। ये कौन से खेल से रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो क्रिकेट से रिलेटेड है। आप नोटिस करेंगे अगर आप FCAT के प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो उनमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं, और उनमें से एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स की वोकैबुलरी से रिलेटेड पूछा जाता है। यानी कि ये डकविच लिविस मेथड इन्होंने पूछ लिया, या फिर किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड उसमें खिलाड़ी कितने होते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ द अडल्ट एट रेस्ट, यानी कि जो भी इंसान है, एक अडल्ट है, उसका नॉर्मल हार्ट रेट क्या होता है, यानी कि सामान्य हृदय गति क्या होती है, दर क्या होती है? तो 72 बीट्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है किसी भी नॉर्मल इंसान का जो हार्ट होता है। कैलाश टेम्पल, कैलाश के बारे में आपने सुना है। कैलाश टेम्पल की बात हो रही है यहाँ पे। एट एलोरा इन महाराष्ट्र वॉज बिल्ट बाई द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी, डायनेस्टी होता है किंगडम, एक तरीके से वंश। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। पहले इसका आंसर है राष्ट्रकूट, यानी कि कैलाश टेम्पल जो एलोरा में बनवाया गया है, महाराष्ट्र के अंदर जो सिचुएटेड है, वो किन्होंने बनाया? तो वो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एलोरा की गुफाएं कौन से राज्य में स्थित है? तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कैलाश टेम्पल जो है वो कहाँ पर है? तो कैलाश टेम्पल एलोरा में है, और एलोरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो उसको कहते हैं हम रेपो रेट, ठीक है। बैंक्स जो होते हैं वो बोरो करते हैं RBI से, क्योंकि नोट जो छापता है वो RBI छापता है। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। इसीलिए स्टार्ट होता है क्योंकि RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब जब भी बैंक मनी बोरो करते हैं RBI से, तो उसको हम रेपो रेट कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि RBI जो है वो बैंकों से मनी बोरो करता है। क्यों? अगर ज़्यादा सर्कुलेशन में पैसा आ जाता है तो उसको कम करने के लिए क्या करता है कि RBI खुद कहता है बैंकों के कि आप हमें उधारे पैसे दे सकते हैं, हम बोरो करना चाहते हैं आपसे पैसे। तो वो जिस रेट के ऊपर करता है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, क्योंकि वो उल्टी प्रोसेस होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है एन इमेजनरी लाइन होती है वेयर डेट चेंजेस एज एन वन ट्रेवल्स ईस्ट और वेस्ट अक्रॉस इट पासिस थ्रू विच लॉन्गिट्यूड। तो डेट लाइन जो है ना वो कौन से लॉन्गिट्यूड के ऊपर है? तो 180 डिग्री के ऊपर है। किसके ऊपर है? 180 डिग्री के ऊपर है।
अब यहाँ पे ये बात भी हमको समझ में आई है कि वेयर डेट चेंजेस व्हेन एज वन ट्रेवल ईस्ट और वेस्ट। उस लाइन से अगर हम ईस्ट जाएंगे तो भी डेट चेंज हो जाती है, वेस्ट जाएंगे तो भी डेट चेंज हो जाती है, एक दिन कम और एक दिन ज़्यादा हो जाता है। हु रोट द फेमस एसे अनटू दिस लास्ट which was later translated into गुजराती by महात्मा गांधी अंडर द टाइटल ऑफ सर्वोदया। तो ये भी पूछ लिया जाए कि सर्वोदया जो लिखा गया है, टाइटल सर्वोदया देके महात्मा गांधी जी ने जो लिखा है, महात्मा गांधी जी ने, वो कौन सा फेमस ऐसे था? तो वो फेमस ऐसे था अनटू दिस लास्ट। और अनटू दिस लास्ट किसके द्वारा लिखा गया था? जॉन रस्किन के द्वारा लिखा गया था। देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि अनटू दिस लास्ट जो ऐसे है, फेमस ऐसे है, वो किसके द्वारा लिखा गया? तो जॉन रस्किन के द्वारा लिखा गया। महात्मा गांधी जी ने कौन सा लिखा? तो सर्वोदय लिखा। सर्वोदय किसको गुजराती में ट्रांसलेट करके लिखा गया था? तो अनटू दिस लास्ट को गुजराती में ट्रांसलेट करके लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल रेलवे। रेलवे के बहुत सारे जोन है, तो जो सेंट्रल रेलवे का जो जोन है, सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? मुंबई में सिचुएटेड है। व्हीलर आइलैंड द साइट ऑफ इंडियाज मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो व्हीलर आइलैंड जो है, व्हीलर द्वीप जो है वो कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है, जिसमें हम मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी है इंडिया की, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, आईटीआर जिसको हम बोलते हैं। आईटीआर की फुल फॉर्म यहाँ पे होगी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। क्योंकि ये डिफेंस से रिलेटेड है तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टू whom डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन? देखो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति को रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको एड्रेस करके रेजिग्नेशन लिखेंगे? तो वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करके वो रेजिग्नेशन लिखेंगे। अपार्ट फ्रॉम रसिया द टेरिटरी ऑफ विच कंट्री लाइज इन बोथ यूरोप एंड एशियन कॉन्टिनेंट? आपको पता होना चाहिए कि यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट है हमारे, ठीक है, और रशिया जो है वो उसकी जो आधी टेरिटरी है वो तो यूरोप में आती है, कुछ टेरिटरी जो है वो एशिया में आती है। तो रशिया जो है वो यूरोप का भी पार्ट है और एशिया का भी पार्ट है। इसी तरीके से इसके अलावा कौन सी कंट्री है? इसके अलावा तुर्की, जिसको हम तुर्की भी बोलते हैं, वो जो कंट्री है उसमें भी ऐसे ही है कि उसका कुछ पार्ट यूरोप के अंदर आता है और कुछ पार्ट रशिया के अंदर आता है। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन? फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, दवाइयों के पिता के नाम से जाना जाता है। आफ्टर हिंदी विच इज़ द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया? हिंदी के बाद में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली इंडियन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो वो हमारी होगी बंगाली। द खैबर पास, खैबर पख्तूनवा हम बोलते हैं, खैबर पास ए स्ट्रेटेजिक माउंटेन पास बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया कनेक्ट्स पाकिस्तान टू विच कंट्री? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच में एक माउंटेन पास है, एक दर्रा है जिसे हम खैबर पास बोलते हैं। खैबर पख्तूनवा जगह का भी नाम है। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है, जिस तरीके से मैकमोहन लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है, इसी तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है उसे डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑन 29 अगस्त 1988 विच इंडियन लेडी बिकेम द फर्स्ट वीमेन द वर्ल्ड टू स्विम अक्रॉस द स्ट्रेट्स ऑफ द जिब्राल्टर? जिब्राल्टर की संधि को पार करने वाली 1988 में कौन सी इंडियन लेडी पहली महिला बनी पूरे विश्व में? तो वो बनी थी आरती प्रधान। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा क्या थे? भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे। विच अर्ली 11th सेंचुरी ट्रेवलर टू इंडिया ऑथर्ड द बुक तहकीक हिंद? तहकीक हिंद जो पुस्तक है, या फिर हम किताब उल हिंद दूसरी बुक है, तहकीक हिंद और किताब उल हिंद, ये दोनों जो बुक्स हैं 11th सेंचुरी की एक ट्रैवलर ने लिखी थी। वो कौन था? तो अल बरूनी। तहकीक हिंद बुक किसके द्वारा लिखी गई? अल बरूनी के द्वारा लिखी गई। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई? अल बरूनी के द्वारा लिखी गई। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। अगर आप रेगुलरली इस सीरीज़ को देखते हैं, इस सीरीज़ की सारी वीडियो देखते हैं, तो आप यकीन मानिए कि एफकेट एग्ज़ाम के अंदर जब स्टैटिक जीके के पोर्शन को आप सोल्व कर रहे होंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपको इन्हीं वीडियोज़ में से देखने को मिलेंगे या फिर इनसे रिलेटेड होंगे।
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आपको सारी वीडियो साथ में देखनी है तो आप इनको साथ में भी देख सकते हैं। डाउनलोड करके देखना चाहें तो वैसे देख सकते हैं, जैसा आपका मन करे। थैंक यू वेरी मच।